शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर में जो हमारे लिए करंट एम्पलीट्यूड है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था उसको लिखा था मैंने यहाँ पे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, आपको याद होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो लिखा था वो हमने लिखा था कुछ इस तरह से कि ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। ये फॉर्मूला था इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, है ना। और यहाँ पे बताया भी गया है यहाँ पे इसके बारे में कि द करंट एम्पलीट्यूड हैज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द करंट एम्पलीट्यूड जो है has a peak at resonant frequency, यहाँ पे जो ओमेगा आर है इस पे जो करंट की वैल्यू होती है, करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कैसे होती है? तो आपने करंट के लिए हमने जो स्टडी किया था आई नॉट के लिए, हमने जो फॉर्मूला लिखा था आई नॉट इक्वल टू होता था ई नॉट अपॉन अंडर रूट ये वैल्यू होती थी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की, मतलब आप कह लो कि एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू होती थी। यही तो वैल्यू होती थी जो जिसके लिए हमें करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता था, मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी। और यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी लिखते थे आप। अब ये जो केस होता था एक्स एल, आप यहाँ पे क्या करते थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन जो होती थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन वो होती थी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। क्योंकि जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप आई नॉट इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते थे आई नॉट इक्वल टू सीधा आपके पास जो रिजल्ट आता वो आता ई नॉट बाय आर का। ये आपके पास डायरेक्ट जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को बतला देता है, ठीक है। और इसी से जो वैल्यू आपकी आई थी, अगर आपको याद होगा, तो इसको आपने ओमेगा एल लिखा था और इसको लिखा था आपने 1/ωc, जिससे कि जो यहाँ पे हमारे पास मिल रहा था रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, है ना। ये वैल्यू हमारे पास मिला था और यही ओमेगा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है इसी से निकाला था। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है द करंट एम्पलीट्यूड हैज़ अ पीक एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कितने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही वैल्यू है जिसको आप ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC बोल रहे हो। इतने पे मैक्सिमम वैल्यू करंट की जब होती है तो उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। और ये जो होती है एंड दिस वन फॉल्स टू ज़ीरो इन आइदर डायरेक्शन एंड दिस वन फॉल्स टू ज़ीरो। ये स्टार्ट वहाँ से होती है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है और ये फॉल भी करती है, डाउन भी जाती है, फॉल्स टू ज़ीरो तक जाती है, फॉल्स टू ज़ीरो। ध्यान देंगे इस बात पे। इन आइदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में, न कि सिर्फ उसी डायरेक्शन में। अभी ग्राफ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा हमारा, इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि नोट करने वाली बात क्या है, मार्केबल बात क्या है वहाँ पे। ये एक बहुत ही अच्छी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है किससे इंडिपेंडेंट है।
तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके जो रेजिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में एक नोट जरूर डालना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ही मार्केबल है और इम्पोर्टेंट भी है। देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे इस जो फॉर्मूला जो यूज़ किया है आपने, कहीं पे भी इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा आर, मतलब क्लियर है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट मेरी वॉइस आई थी। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये आर से मतलब रेजिस्टेंस से क्या है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है ना। लिख देता हूँ बट शार्पनेस ऑफ पीक ये जो है ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन आर, डिपेंड्स ऑन आर। जैसा कि मैंने यहाँ पे इससे पहले भी बताया था आपको, क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू फैक्टर के लिए फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। इसको भी हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला होता है 1/r और √L/C। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू फैक्टर में रेजिस्टेंस है, लेकिन जहाँ तक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर लें हम लोग कि इसमें ओमेगा आर में, तो ओमेगा आर में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ये आर से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन क्यू फैक्टर आर से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो अब इसी तरह से यहाँ पे हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड ग्राफ एक मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ग्राफ किसके लिए है वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाई एक्सिस रहा आपका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है अलग अलग एक्सिस में जो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में एक वैल्यू है जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं यहाँ पे ओमेगा से लिख रहा हूँ। और वाई एक्सिस में जो है ये करंट को दिखला रहा है, वाई एक्सिस करंट को दिखला रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन है और इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो अलग अलग कलर से मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे कि हमें समझ में भी आ जाए कि ग्राफ किस तरह का है। तो पहला जो मैं ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से ऐसे की तरफ, ऐसा देखोगे आप, और इतनी हाइट से आने के बाद फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। दूसरे ग्राफ को देखो, ये ग्राफ आता है, इनफैक्ट पेपर में भी आता है ये ग्राफ, तो ध्यान रखना पड़ेगा ग्राफ में किस तरह का चेंजेस है। दूसरा ग्राफ जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि दूसरे ग्राफ के लिए हमने क्या किया है, ठीक है। तो दूसरा ग्राफ मैं दिखाता हूँ। ये आपका थोड़ा सा नीचे से मैं ले रहा हूँ और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दूसरा ग्राफ हमें लगे कि हाँ ये दूसरा ग्राफ है इनफैक्ट। तो कलर मैं दूसरा कलर ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया है और उसकी क्लियरिटी भी ज़्यादा होगी ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे दूसरे ग्राफ को मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसको भी मैंने यहाँ से उठाया और ऐसा करके इस तरह से ये दूसरा ग्राफ है। इवन एक और 3 ग्राफ मैं बनाऊंगा यहाँ पे और तीसरा ग्राफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा ग्राफ कैसा होगा, तो
इसमें मैं इस तरह से कलर को चेंज कर रहा हूँ। ये तीसरा ग्राफ है हमारा, ये तीसरा ग्राफ हो गया, ठीक है। इस तीनों ग्राफ में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो मैक्सिमम आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। तो जहाँ पे मैक्सिमम करंट है, ये इसका मतलब करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो एक लाइन मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसमें तीनों की मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ लिया हुआ है मैंने, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू को मैंने एक साथ कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप सोचो इसमें करंट पहले वाले में मैं बात कर लूँ, अगर पहले वाले की बात करता हूँ मैं, और पहले वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम क्या है वहाँ पे। तो पहले वाले में आप देख रहे हो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, साफ पता लग रहा है कि इसकी करंट मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। जी हाँ, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। तो इसमें जो आर की वैल्यू होने वाली है वो लो होगी, लो रेजिस्टेंस। उसके बाद दूसरे वाले ग्राफ को देखोगे, इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होने वाली है ये नीचे वाले में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी क्योंकि इसमें करंट सबसे कम है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये करंट इसमें सबसे जो है करंट सबसे कम दिख रहा है। अब करंट सबसे कम दिखने का मतलब ही है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा। जी हाँ, रेजिस्टेंस हाई होगा, हाई करंट है तभी तो, हाई रेजिस्टेंस है तभी तो करंट कम है ना। तो यहाँ पे होगा आपका हाई आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, हाई आर की वैल्यू यहाँ पे हाई होगी और ये एक तरह का मॉडरेट होगा। तो यहाँ पे इसको मैं मॉडरेट लिख देता हूँ, ये मॉडरेट आर की वैल्यू होगी। क्लियर है, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे जो आप मैक्सिमम देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये मतलब जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू आपको देखने में मिल रही है वो ओमेगा आर के इक्वल है, सिर्फ इस पॉइंट पे, ठीक है। ये ओमेगा आर के इक्वल है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस ग्राफ इज वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड विद फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट, उसके लिए है। तो ये है आपका वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, current amplitude and करंट एम्पलीट्यूड और किसका ग्राफ है, जी हाँ, और ये फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट का ग्राफ है ना। एंड फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट, इसके लिए। तो ये ग्राफ तो क्लियर होगा, अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी जो हमें Q फैक्टर का, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ के बाद भी हमें देखना है Q फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट को कैसे डिफाइन किया जाए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं, ये हो गया है आपका। तो चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा और उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसकी डिफिनेशन देखिए, ये जो Q फैक्टर है, द Q फैक्टर, मैं प्रॉपर इसके डिफिनेशन को लिखूंगा और उसी के साथ साथ मैं इसके आगे के साथ को भी कंटिन्यू करूंगा जो कि इसको रिलेट करेगा। The Q factor of a series resonant circuit, series resonant circuit is defined as the ratio of resonant frequency
the ratio of resonant frequency to the difference in ये किसके बीच का डिफरेंस है? दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस है, बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, टेकन ऑन बोथ साइड of the resonant frequency. ध्यान से इसको मैं एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर भी करूँगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, अब किस तरह से, तो सच that at each frequency the current amplitude becomes ये जो इसका करंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? ये होगा 1/√2 टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए बहुत सारी बातें ये यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल यहाँ पे जो क्यू फैक्टर के बारे में मैंने बताया ना, क्यू फैक्टर क्या है इसके बारे में मैंने बताया। देखिए सबसे पहले क्यू फैक्टर के बारे में जो ऊपर मैंने लिखा है उसके हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या है क्यू फैक्टर? डिफाइन एज द रेशियो, ये क्या है? इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द, यहाँ पे टू द डिफरेंस, डिफरेंस किसके? डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का। तो दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है वो है ω2 - ω1। अभी मैं इसको ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा कि कहाँ पे ω2 बन रहा है, कहाँ पे ω1 बन रहा है। तो और इसके बाद जो चीज़ें हैं उसको भी मैं ग्राफ से यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, इसके पूरे फार्मूले को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं ग्राफ बना दूंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे ये फार्मूला आया था। और उसके बाद मैं फिर से इसको वापस लेके आऊँगा इस टर्म को, और उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसका ग्राफ पहले आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। तो देखिए ये ग्राफ में फिर से मैंने एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करना है हमेशा की तरह। यहाँ पे ये लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ड्रॉ कर दिया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ग्राफ आपको समझने में थोड़ा कंफर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है, और ये देखिए ग्राफ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये
एक कर्व के शेप में ग्राफ बनता है इसका। और ग्राफ किसके किसके बीच का है, तो यहाँ पे फिर से अगर मैं बता दूं कि ग्राफ अभी भी करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का ही बनेगा। करंट जो वाई एक्सिस में है, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ये ओमेगा है, इसी के बीच का ग्राफ बनना है। और ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, आप देख सकते हो आप। ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। और इसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या क्या होगी, कहाँ पे होगी, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। तो मैं उसके बारे में बता दूँ कि यहाँ से आप अगर देखा जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, जो टॉप पे आप देख रहे हो, टॉप पे से यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो मैक्सिमम होगी, जैसा मैंने इससे पहले लिखा था। ये यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को बताता है, तो मतलब इसको ओमेगा आर लिख सकते हो आप, तो ये ओमेगा आर होगा, ठीक है। इवन इसके बाद जो इसका एक पॉइंट है जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ से अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करते हो तो इसको आप बोल सकते हो कि ये ओमेगा 1 है आपका। क्या होगा ये आपका, ये ओमेगा 1, मतलब स्टार्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रही होगी, उसको आप यहाँ पे ओमेगा 1 कंसीडर कर लो। और उसी तरह से दूसरी तरफ के भी पार्ट को आप कंसीडर कर सकते हो, इसको आप बोल दो ओमेगा 2। तो इस तरफ इसके ठीक सामने, यहाँ पे इसके ठीक सामने, यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया है ये पॉइंट आपका ओमेगा 2 होगा, ठीक है। और जैसा कि इससे पहले हमने वहाँ पे दिखाया भी था कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है ना, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वही फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को, जो ग्राफ में आप यहाँ देख रहे हो वही फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वहाँ पे, और कुछ नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि आप जो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करके अगर आप देखोगे तो इसके बीच का गैप, जी हाँ, दोनों जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसके बीच की गैप क्या होगी, इसके बारे में भी आप सोच लो कि यहाँ से यहाँ तक की गैप क्या हो सकती है। तो अभी तो मैं इसको फिलहाल एरो मार्क से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको इस दोनों के बीच के गैप के बारे में भी बात करनी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट इसी को, ये दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कहा जाए कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो यही एक बैंड विड्थ को बतलाता है ना, जिसको आप यहाँ पे लिखोगे 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा क्यों लिखोगे इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। ये क्या है, ये पहले मैं इसको बॉक्स में डाल दूँ, और कभी कभी सिर्फ बैंडविड्थ के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्लियर बता सकते हो कि बैंडविड्थ क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये है बैंडविड्थ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमें देखनी है। यहाँ पे जो टॉप पॉइंट पे जो आई नॉट आपको दिख रहा है, टॉप पॉइंट पे करंट, मतलब मैक्सिमम करंट हो गई ना, मैक्सिमम पे ऊपर पे पीक वैल्यू पे आप जा रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो गई, तो इसको आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जो आपका करंट की वैल्यू को यहाँ पे बताएगा, ये आपको बताएगा आई नॉट को, यहाँ पे क्या बताएगा, आई नॉट को बताएगा। और आई नॉट आपको पता है अच्छे से, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर होता है, ये ई नॉट बाय आर होता है, क्लियर है। अब जहाँ पे ये कैसे आया, बैंडविड्थ की वैल्यू कैसे आई, इसकी बात भी करनी है, मैंने पहले ही बताया। इवन यहाँ पे अगर आप देखते हो इसके बैंडविड्थ से रिलेटेड, यहाँ पे एक्सिस को अगर आप ज्वाइन करते हो इसके रिलेटेड, यहाँ पे ज्वाइन करते हो, तो ये एक किसी भी इंस्टेंट टाइम के लिए करंट की जो वैल्यू है वो होता है ई बाय रूट 2 आर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट 2 और रूट 2 आर, है ना। तो यहाँ पे रूट में 2 लिख देता हूँ मैं और इनटू में आर, तो ये आ जाता है, नीचे में ही डिवाइड में रूट 2 आर आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैं बैंडविड्थ की बात कर लें, तो बैंडविड्थ के बारे में मैं बता दूं आपको कि बैंडविड्थ के बारे में मैं आपको क्या डिटेल्स बताना चाहता हूं, ताकि हमारे पास 2 डेल्टा ओमेगा कहाँ से आया इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओमेगा 1 के बारे में लिखता हूँ। ओमेगा 1 कितना है, तो ओमेगा 1 जो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से इधर इस तरफ है, ठीक है। तो ओमेगा 1 जो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से इस तरफ है, तो आप इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में माइनस कर दो डेल्टा ओमेगा को, ठीक है। और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 जो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से उस साइड है, ये देखो
ये इस साइड है, तो इसमें आपको प्लस करके दिखाना पड़ेगा, तो प्लस डेल्टा ओमेगा ऐसा करके दिखाओगे आप। दोनों हो गया। अब इस दोनों को जब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने दिखाया ना, यहाँ पे मैंने दिखाया कि भाई ये क्या होता है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करते हो, देख लो मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओमेगा 2 में क्या है, ओमेगा आर लिखा आपने, प्लस डेल्टा ओमेगा लिखा, बिल्कुल सही। उसके बाद ओमेगा 1 क्या है, तो ओमेगा 1 में आपने लिखा ओमेगा आर माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा ओमेगा, ऐसा ही होगा, प्लस डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से आपको ओमेगा और ओमेगा आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डेल्टा ओमेगा रह गया, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये वाला भी पार्ट प्लस में है। तो कितना हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको आप बैंडविड्थ बोल रहे हो, और इसी को यहाँ पे मैंने दिखाया है ग्राफ में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मैं ऊपर में भी जो लिख रहा था मैं कंटिन्यूसली, उस चीज़ को यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ। तो देखिए ऊपर के पार्ट में मैंने क्या किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर के पार्ट में मैंने क्या किया था। ऊपर के पार्ट में मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि ये ओमेगा आर है, तो इसको ओमेगा आर ही लिखूंगा मैं, ये ओमेगा आर है, अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब कहने का मतलब 2 डेल्टा ओमेगा अगर कह दिया जाए तो गलत नहीं है, ये सही है। इक्वल टू यहाँ पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं लिख देता हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे। अपॉन में इसको क्या लिखोगे आप, अपॉन में अगर लिखते हो तो बैंडविड्थ लिखोगे, तो अपॉन बैंडविड्थ। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए आपको क्लियर कर देती है कि आपने कैसे ये वैल्यू यहाँ पे निकाली है। ग्राफ का ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये तो आपको बताया गया है कि भाई ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है फ्रीक्वेंसीज है ना, जिसमें करंट 1/√2 टाइम्स फॉल कर रहा है यहाँ पे इसके सेकेंड वाले पार्ट में, जैसे ग्राफ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ ग्राफ से आप देखो, ग्राफ में आपको पता ही है ग्राफ में आप क्या कर रहे हो, है ना, यहाँ पे कि भाई I इक्वल टू E/√2R, मतलब करंट फॉल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट वैल्यू। तो यहाँ पे इसे कर रहा है। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ को क्या बोले, तो ये बैंडविड्थ है। इसके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये इसके लिए हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए उसके अलावा आता है हमारे पास जो है एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। तो अगली क्लास में एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे और क्यू फैक्टर के एक्सप्रेशन को निकाल के दिखाएंगे। होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली और हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।